बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेटा इंट्रोडक्शन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रिडिक्ट किया था मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने कहा था कि आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एक वेव बना सकते हो जिसको आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब आप बनाओगे तो इसको बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज करना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करना पड़ेगा, और इसके लिए एक एंटीना यूज करनी पड़ेगी। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो हमेशा एंटीना में बनती है और एंटीना में ही रिसीव होती है। एंटीना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाती है और एंटीना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करती है। तो अब हम देखेंगे कि एंटीना किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाती है और रिसीविंग का प्रोसेस जो है आगे तो वहां पे देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटीना के अंदर कैसे बनती है। देखिए बेटा, सपोज करें ये एंटीना है जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है बेटा। ठीक है, ये आप कह लें कि ये बेटा एंटीना की पिक्चर है बेटा। ये आप कह लें बेटा ये एंटीना है। अब हम ये देखेंगे कि इस एंटीना के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है। देखिए बेटा, सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से ये एलसी सर्किट है बेटा। इसको हम कहते हैं बेटा एलसी सर्किट। हम क्या करते हैं, एलसी सर्किट के अंदर एंटीना लगाते हैं। इस एंटीना के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ए है और दूसरा हिस्सा बी है। इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है बेटा, इसको हमने कनेक्ट किया है एसी अल्टरनेटर के साथ। अब एसी अल्टरनेटर की आप पिक्चर पहले देख लें। ये एसी अल्टरनेटर की पिक्चर है बेटा, ये एक एसी अल्टरनेटर की पिक्चर है बेटा। एसी अल्टरनेटर के अंदर मैंने आपको बताया था एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर क्या होता है बेटा, ट्रांसफार्मर होता है। एक इसकी प्राइमरी कॉइल होती है और दूसरी कौन सी होती है बेटा, सेकेंडरी। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर ये एक एंटीना का हिस्सा लगा हुआ है और दूसरा एंटीना का ये हिस्सा लगा है। जैसे हमने ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा था कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर लोड रेजिस्टेंस लगती है, तो इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के अंदर एंटीना लगी हुई है। तो ये जो एंटीना लगी होती है ये पूरा सर्किट जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, एलसी सर्किट। अब इसका काम क्या होता है, ये एलसी सर्किट क्या करता है, ये वहां पे हम देखते हैं बेटा। ठीक है, अब ये एलसी सर्किट क्या करता है बेटा, ये पहले स्टेप के अंदर ये करता है बेटा। ठीक है, ये क्या करता है बेटा, इस हिस्से से इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजना शुरू कर देता है। मीन्स ये 1/4 ऑफ साइकिल है। मीन्स इसको आप स्टार्ट करोगे और ये क्या करेगा, इस एंटीना के हिस्से के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजेगा, नतीजे में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बेटा इसकी चार्जेस इस पे पॉजिटिव बढ़ती जाएगी तो इसके ऊपर क्या होती जाएगी, नेगेटिव बढ़ती जाएंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फैलना शुरू होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से फैलेगी, इस तरह से बेटा और चार्ज बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से फैलेगी। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगी और चार्ज बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगी। जितनी चार्ज बढ़ती जाएगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलती जाएगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड फैलती जाएगी। ठीक है, तो एसी अल्टरनेटर क्या करता है, इस हिस्से को पॉजिटिव कर रहा है, इस हिस्से को नेगेटिव कर रहा है। नतीजे में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, नीचे वाले पे पॉजिटिव बढ़ रही है, ऊपर वाले पे नेगेटिव बढ़ रही है। और इन दोनों
पार्ट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि एक हिस्सा पॉजिटिव बन रहा है और दूसरा हिस्सा नेगेटिव बन रहा है। ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जो सराउंडिंग में फैलती है। अब पहली बात तो ये हो गई कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एंटीना से सराउंडिंग में प्रोपगेट करवाया, और इस पॉइंट तक अगर हम पहुंचाना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट तक पहुंच गई, मींस एंटीना से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट तक पहुंच गई जिस पॉइंट तक हम उसको पहुंचाना चाहते थे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के लिए हमने एसी अल्टरनेटर को एनर्जी दी। वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में कहां तक पहुंच गई, वो पॉइंट पी तक पहुंच गई। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जब चेंज करवाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम चेंज करवाएंगे तो उसको चेंज करने के लिए एसी अल्टरनेटर एनर्जी यूज कर रहा होगा। एनर्जी यूज करके नीचे वाले हिस्सों को पॉजिटिव कर रहा होगा और ऊपर वाले हिस्से को निगेटिव कर रहा होगा। नतीजे में जो हम उसको एनर्जी दे रहे होंगे वो एनर्जी सराउंडिंग में प्रोपगेट कर रही होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आप चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहे हो, मींस इलेक्ट्रॉन इस एंटीना के हिस्से से फ्लो कर रहे हैं ऊपर वाले हिस्से की तरफ, मींस इलेक्ट्रॉन्स का यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ये कौन सा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। इसका मकसद है कि जब आपने नीचे वाले हिस्से को पॉजिटिव किया, ऊपर वाले हिस्से को नेगेटिव किया, तो इसके लिए आपने नीचे वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर मूव करवाया। और जब आप नीचे वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर मूव करवा रहे हो, इसका मकसद है कि इस एंटीना के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। और करंट का फ्लो जो होता है उसका डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। क्योंकि करंट हमेशा हम समझते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहे तो करंट का डायरेक्शन हम किस तरफ लेंगे, नीचे की तरफ लेंगे। क्योंकि करंट का फ्लो हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से अपोजिट लेते हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे आप समझोगे कि ये बेटा इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है इसके अंदर, और इसकी वजह से यहाँ पे इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और देखिए बेटा, अगर कंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो डाउनवर्ड है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरह से बनेगी। तो आप बना ले इसकी बेटा, ये इस तरह से, इसकी आप कहोगे कि ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कुलर बनती है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एक बनी है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और इसका डायरेक्शन ये बनेगा अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गई है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बेटा, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। तो मैक्सवेल की दूसरी बात भी आ गई कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, और जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के लिए आपने चार्जेस को मूव करवाया, और चार्जेस के मूव करने से कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अगर आप इसके अंदर देख ले कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आप ऊपर मूव करवाते हो तो ये नेगेटिव हिस्सा होगा और ये कौन सा होगा, पॉजिटिव हिस्सा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सर्कुलर बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर। जैसे जैसे ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, ये ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरह फैलती जाएगी
और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह से फैलती जाएगी। और इन दोनों के फैलाव का डायरेक्शन देखें, दोनों एक ही डायरेक्शन में फैल रही है बेटा, इस तरह से दोनों के प्रोपगेशन का डायरेक्शन ये है, दोनों इस तरह से फैल रहे, और दोनों जिस डायरेक्शन में फैलती है ना, हम कहते हैं ये वेव है, वेव उसी डायरेक्शन में फैले। अब देखिए बेटा, आप यहाँ पे डायरेक्शन बनाए, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड है तो इसका डायरेक्शन आएगा टेंजेंट से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये बेटा, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे भी वही बेटा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से आउट ऑफ पेज होगा, ये हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, आउट ऑफ पेज। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, और ये वेव इस तरह से बनती है। वेव उसी डायरेक्शन में फैलती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फैलती है। जैसे ये एंटीना है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फैलेंगी। एंटीना अगर वर्टिकल है तो उसे वेव हॉरिजेंटल फैलेगी, एंटीना अगर हॉरिजेंटल है तो वेव वर्टिकल फैलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वेव पॉइंट P की तरफ तो फैल रही है लेकिन पॉइंट Q की तरफ नहीं फैल रही, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, ये एंटीना से हमेशा परपेंडिकुलर बनती है, ये एंटीना से हमेशा परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, पैरेलल ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, क्योंकि ये बनती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पॉइंट P की तरफ तो बनते हैं, पॉइंट Q की तरफ नहीं बनते। तो ये इस तरह से बेटा 1/4 ऑफ साइकिल के अंदर एसी अल्टरनेटर ये करता है कि इस एंटीना के अंदर नीचे वाले हिस्से को पॉजिटिव बनाता है और ऊपर वाले हिस्से को निगेटिव बनाता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनती है और दोनों इसे आउट जो है वो इस तरह से प्रोपगेट करती है। तो आप कहोगे बेटा कि EM wave always propagates in perpendicular डायरेक्शन विथ एंटीना। बेटा ये एंटीना से हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है बेटा। ठीक है, अब बेटा एसी अल्टरनेटर दूसरे हिस्से के अंदर क्या करता है बेटा, ये यहां से आप कह लें, अब ये दूसरे बेटा ये हाफ साइकिल में ये करता है बेटा, ये यहां से शुरू करते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इतनी बनी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है बेटा। ठीक है, ये यहां से शुरू करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा। अब एसी अल्टरनेटर क्या करता है, चार्जेस को कम करता है। अब चार्जेस कम होती है तो ये बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कम होंगे, चार्ज अब कम होती जाएगी, ये एसी अल्टरनेटर चार्ज को कम करेगा, तो ये इस तरह से होगा, और ये चार्ज कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। आखिरकार जब चार्ज जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा पहले एसी अल्टरनेटर बेटा इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के मैक्सिमम करता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देता है, जीरो। आप ये देखें, ये एंटीना के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कौन सी है, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखें ये टाइम t इज इक्वल टू 0 से शुरू हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ के इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम हुई बेटा, यहाँ पे टाइम हुआ t/4। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुई बेटा, मैक्सिमम।
उसके बाद एसी अल्टरनेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना शुरू कर देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है, कम होना शुरू। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के मैक्सिमम हुई, और मैक्सिमम होने के बाद फिर वो क्या हो गई, जीरो। ये मैग्नेटिक फील्ड भी बेटा मैक्सिमम हुई, और मैक्सिमम होने के बाद क्या हो गई, जीरो। और ये कब होता है, T/2 पे। ठीक है। अब एसी अल्टरनेटर अपनी पोलरिटी चेंज करता है, और पोलरिटी चेंज करने से अब इस हिस्से को ये पॉजिटिव बनाना शुरू कर देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनना शुरू हो जाता है। अब ये हिस्सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और ये हिस्सा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनना शुरू हो जाते हैं। और अब ये इसका तरीका होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया इस तरह से, ये बन गया। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बनेगी बेटा जैसे हमने उसमें बनाई है, इस तरह से बेटा। एक लाइन बनेगी, यहाँ पे दो लाइंस बनेगी बेटा, और यहाँ पे तीन बनेगी इस तरह से, और यहाँ पे कितनी बनेगी बेटा, चार बनेगी। लेकिन इनका डायरेक्शन अब चेंज होगा बेटा। पहले डायरेक्शन ये है, तो अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। अब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है बेटा, क्योंकि अब अगर इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अंदर होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा, बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे जो B का डायरेक्शन है, ये B का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। लेकिन वेव का डायरेक्शन वही है बेटा, वेव पहले भी इसी डायरेक्शन में फैल रही थी, अब भी इसी डायरेक्शन में फैल रही। और फिर वही सेम प्रोसेस होगा बेटा, ये कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह लें कि ये चार लाइनें, फिर इसके बाद तीन लाइनें होंगी, और फिर दो लाइनें होंगी, और एक लाइन होगी, और उसके बाद ये फिर क्या होगा, जीरो हो जाएगी। ये बेटा अब ये देखें, ये इस तरह से बेटा। अब ये फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये इस तरह से बेटा अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। और ये देखें, ये यहाँ पे होगी 3T/4, मीन्स यहाँ पे आके मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगी, फिर ये जीरो होगी, और ये टाइम T होगा बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होती है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आप देख लें कि यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउन, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और ये। तो ये पूरा साइकिल हुआ बेटा। इस पूरे साइकिल के अंदर कितनी वेव बनी बेटा, ये पूरा साइकिल चार हिस्सों पे होता है, इसके अंदर एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो एंटीना होती है बेटा, एंटीना के अंदर एसी अल्टरनेटर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से वाइब्रेट करवाता है, और वाइब्रेट करने से इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था बेटा, अब सब चीजों को वापस ध्यान में रखें। मैक्सवेल ने कहा था जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी बात क्या कही थी मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। आप देख ले, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तीसरी बात मैक्सवेल ने कही कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनने वाली जो वेव होगी वो उन दोनों से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। और चौथी बात में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस एंटीना के सराउंडिंग में फ्लक्चुएट करेंगे, और फ्लक्चुएट का मकसद ही ये होता है, पहले बढ़ती हैं, जीरो होती हैं, फिर बढ़ती हैं, फिर जीरो होती हैं, और अपना डायरेक्शन भी चेंज करती है। और मैक्सवेल ने ये भी कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। जब दोनों जीरो होगी तो दोनों साथ जीरो होगी, फिर जब दोनों डायरेक्शन चेंज करेंगी तो साथ चेंज करेंगी, फिर दोनों जीरो होगी तो साथ होंगी। ये यहाँ पे देख ले, दोनों साथ बढ़ रही है,
दोनों साथ में कम हो रही है, जीरो हो रही है, दोनों अपना डायरेक्शन चेंज करके बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है, दोनों अपना मैग्नीट्यूड कम करके जीरो हो रही है। तो मीन्स एक साइकिल के अंदर एक वेव बनती है। देखें ये एक क्रेस्ट और ये एक ट्रफ, ठीक है। और इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी देख ले कि क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एक क्वांटा निकला फिर जीरो हुआ, फिर दूसरा क्वांटा निकला फिर जीरो हुआ, तो इसको क्वांटम मीन्स ये एक एनर्जी का पैकेट निकला फिर नहीं निकला फिर एनर्जी का पैकेट निकला। पैकेट्स की सूरत में भी आप देख सकते हैं कि एनर्जी किस तरह से एमिट हो रही है, पैकेट्स की सूरत में एमिट हो रही है। तो ये होता है बेटा, इसको आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैकेनिज्म है बेटा। और आप कहोगे बेटा कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। जितनी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर वाइब्रेट करेंगे ना, उतनी फ्रीक्वेंसी वाली वेव बनेगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक वाइब्रेशन करते हैं तो उससे बनने वाली जो वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन 2 बार वाइब्रेट करेगा तो उससे बनने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इस पे डिपेंड करती है। और इसमें एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वो इस पे डिपेंड करती है बेटा। यहाँ पे इसको जितना इनपुट पोटेंशियल ज्यादा दोगे उतनी इसमें से बनने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी ज्यादा हो। क्योंकि यहाँ पे जितना पोटेंशियल ज्यादा दोगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज है। जितनी आप इनपुट एनर्जी ज्यादा दोगे उतनी आउटपुट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। जैसे मैकेनिकल वेव के अंदर एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे। उसको बनाने के लिए जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे क्या करोगे, एसी करंट दोगे ना, तो एसी करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अप एंड डाउन मूव करना शुरू, क्योंकि एसी करंट इधर इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। तो पहले ये हिस्सा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है। और ये बात बेटा ध्यान में रखिएगा कि EM वेव always travel perpendicular to एंटीना बेटा। ये एंटीना से परपेंडिकुलर जो होती है बेटा ट्रेवल करती है, और ये कभी भी एंटीना से पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव नहीं करती। ये हमेशा इस तरह से, अगर एंटीना वर्टिकल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए बेटा, अब इसके बाद हम देखेंगे इंफॉर्मेशन कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात ये कि आप देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर बहुत दूर से आवाज भी आ रही होती है और वीडियो भी आ रही है। देखिए मेरी साउंड में भी बात कर रहा हूँ, ये मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव आप कितनी भी कोशिश करें बहुत दूर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो जब मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के अंदर रेजिस्टेंस होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज भले इस स्पीकर के अंदर जाए लेकिन इस स्पीकर के थ्रू भी बहुत दूर तक नहीं जा सकती, इसलिए कि जब ये मेरी साउंड वेव इस मीडियम से गुजरेगी तो इस मीडियम के अंदर रेजिस्टेंस होती है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से इसकी एनर्जी लूज होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी एनर्जी लूज करके खत्म हो जाती है, क्योंकि मीडियम के अंदर ट्रेवल करते हुए मैकेनिकल वेव को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और उसकी एनर्जी लूज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मैकेनिकल वेव को लंबे डिस्टेंस तक नहीं भेज सकते, लेकिन आप देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा सकती है, क्योंकि वो मीडियम के सिवा ट्रेवल करती है, और मीडियम में भी अगर ट्रेवल करती है तो उनको कोई खास रेजिस्टेंस नहीं आती, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से मदद चलती है। तो मीडियम के अंदर उनकी रेजिस्टेंस आती है, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी
मैकेनिकल वेव कॉल। तो इसका मकसद है कि अगर हम अपनी आवाज को मैकेनिकल वेव की बजाय अगर हम अपनी आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना चाहें, तो इसका फायदा ये होगा कि हमारी आवाज बहुत दूर तक पहुंच जाएगी। जिसकी एक आप एग्जांपल ले लेंगे, आप ये जो टेलीविजन का नेटवर्क लेते हो, इसके अंदर आप वीडियो भी देख रहे हो और ऑडियो भी देख रहे हो। इसके अंदर देखें, ये सैटेलाइट के थ्रू होती है। जमीन से ये सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊपर है। आपकी आवाज और वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में 36,000 किलोमीटर ऊपर जाती है और उसके बाद 36,000 किलोमीटर नीचे आती है। 72,000 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। आपकी आवाज ऐसे कर सकती है? इतना डिस्टेंस तय नहीं कर सकती। इसका मकसद है कि अगर हम अपनी आवाज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह तक भेजें, तो हमारी आवाज बहुत दूर तक जा सकती है। जैसे मोबाइल के अंदर जा रही है, ठीक है, आपको पता है मोबाइल के अंदर आवाज चली जाती, तो बहुत दूर तक, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इस तरह से आप अपने ऑडियो सिग्नल को बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक भेज विदाउट एनी एक्सेस लॉस। अब ज्यादा मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे आपको। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहला मसला ये बेटा, लास्ट में बात करते हैं इसके ऊपर, आखिर में क्या। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, अगर हमने अपनी आवाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में भेजनी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा एंटीना से आती है, एंटीना में जाती है। तो हमारी आवाज मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव एंटीना में ना आएगी ना जाएगी। अब इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस क्या करना होगा, हमारी मैकेनिकल वेव को कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। अगर हमारी जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं ना, वीडियोस वगैरह ऑडियोस के, जो मुख्तलिफ मोबाइल्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर नहीं चलते, फिर हम क्या करते हैं, उनका फॉर्मेट चेंज करते हैं। तो फॉर्मेट चेंज करने से वो उसी डिवाइस के अंदर चलते हैं। तो इसी तरह से आप कहें कि ये जो आवाज की ओरिजिनल फॉर्मेट है ना, मैकेनिकल वेव, ये इस मॉडर्न कम्युनिकेशन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मॉडर्न कम्युनिकेशन के अंदर हम एंटीना का इस्तेमाल करते हैं और एंटीना के अंदर हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है और रिसीव होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने अपनी आवाज को एज अ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजना है, तो सबसे पहले हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी होगी। तो पहले ट्रांसलेशन समझे, ट्रांसलेशन किसको कहा जाता है। देखिए, ट्रांसलेशन का मकसद है कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ ऑडियो सिग्नल इनटू रेडियो सिग्नल। बेटा, रेडियो सिग्नल का मकसद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन ऐसे तो नहीं होगी कि आप एंटीना के सामने बैठ के बात करो और एंटीना खुद ये काम कर दे। जाहिर है डिवाइस से, ये देखें, ये डिवाइस है, माइक जिसको कहते हैं, ये इसके अंदर एक डिवाइस लगा है, ये काम कर रहा है, यही जो मैं यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला काम कर रहा हूँ। लेकिन ये वो ट्रांसलेशन नहीं, ये एक और ट्रांसलेशन। ये मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ये मेरी आवाज को पिक करता है और इसको ये करंट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ये करंट के अंदर झटकों की सूरत में इसको कन्वर्ट कर रहा है और उस करंट के झटकों को ये एम्पलीफायर डिटेक्ट कर रहा है और उन झटकों को ये बढ़ा के स्पीकर की तरफ भेज रहा है। और स्पीकर जो होता है, ये इसको रीजनरेट करके आवाज की सूरत में वापस आपको दे रहा है। फर्क ये होता है कि इसको एम्पलीफाई किया गया है, कि मेरी जो कम आवाज है, ये एम्पलीफायर मेरी उस कम एनर्जी वाली वेव के अंदर एनर्जी दे देता है। हम बिजली देते हैं ना, बिजली के सिवा नहीं, तो बिजली की एनर्जी ये इसके अंदर आती है और स्पीकर से ये बड़ी आवाज बन के बाहर, क्योंकि बड़ी आवाज के अंदर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है।
तो ये मेरी आवाज के अंदर मिक्सिंग ऑफ एनर्जी का प्रोसेस, एम्पलीफायर एनर्जी मिक्स कर रहा है इसके अंदर। मेरी आवाज कम लो लो जो है वो एनर्जी है, ठीक है। तो ये जो ऑडियो सिग्नल होता है ना बेटा, ये ऑडियो सिग्नल इसकी नॉट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। बेटा ये जो बंदा बात करता है, मैं बात कर रहा हूं, मेरी न कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स है न मेरा कोई एम्पलीट्यूड फिक्स है। याद रखिएगा ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी फिक्स नहीं होती और एम्पलीट्यूड भी फिक्स नहीं होता। मैं कभी कम बात कर रहा हूँ, कभी ज्यादा कर रहा हूँ। और यहाँ पे आम इंसान की होती है बैंड विड्थ, और आम इंसान की बैंड विड्थ होती है 20 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज। अब आप मैसेज करोगे 10 किलो हर्ट्ज कैसे सर, 20 होता है, गलती गलती है। तो ये गलती नहीं है, ये मैं बोलने की बैंड विड्थ कह रहा हूँ, ठीक है। समझे, फिर आप मार्क करके भेजोगे, आप यहीं पे समझ कि मैंने बोलने की बैंड विड्थ है, वो आप पढ़ते हो सुनने की। हम सुन सकते हैं 20 to 20,000, हम बोलते 10 to जो 20 to 10,000, हम नॉर्मली बोलते 20 to 10,000 है, हम सुनते 20 to 20,000 है। इसको बैंड विड्थ कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, मेरी कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेरी कोई एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं है, मैं 20 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक वर्ड बोल रहा हूँ। बहुत सारे वर्ड्स में बोल रहा हूँ जिनकी किसी की कोई फ्रीक्वेंसी, किसी की कोई फ्रीक्वेंसी, किसी की लाउडनेस ज्यादा, किसी की लाउडनेस कम, मीन्स एम्पलीट्यूड किसी का कम, किसी की ज्यादा। तो ऑडियो सिग्नल मीन्स वो जो ओरिजिनल आवाज है उसको क्या कहा जाता है, ऑडियो सिग्नल। जब ऑडियो सिग्नल को कन्वर्ट कर देते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, तो वो कन्वर्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कहते हैं रेडियो सिग्नल, ठीक है। तो ये जो काम होता है ये कौन करता है, ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कौन करता है, एक ये ट्रांसड्यूसर, एक वो जो एम्पलीफायर है, जो मशीन होती है, आप सबने देखी एम्पलीफायर मशीन होती है। तो ये काम कौन करता है बेटा, ये काम करता है बेटा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करता है बेटा, कन्वर्ट्स ऑडियो सिग्नल इनटू रेडियो सिग्नल। ये ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, कि ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांसड्यूसर करता है। कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म देखें, ये होता है माइक, ठीक है। मोबाइल के ऊपर बात करते हो ना, तो हमने छोटा सा MIC लिखा होता है, उसके ऊपर छोटा सा माइक होता है बेटा। ये आगे जाता है एम्पलीफायर के अंदर, ये एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर क्या करता है, इसको भेजता है एंटीना में, ये इस तरह से, ये ऑडियो सिग्नल आता है, ये ऑडियो सिग्नल है, ये ऑडियो सिग्नल है। बाहर कौन सा निकलता है, इसे रेडियो सिग्नल आता है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या आता है, ये देखें पहला मसला हल हो गया। मसला कौन सा था कि हमारी आवाज डायरेक्ट एंटीना न लेगी न देगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें ट्रांसलेशन करती है। ट्रांसलेशन कौन करता है, ट्रांसड्यूसर करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे जो है वो प्रॉब्लम पे बेटा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, लेंथ ऑफ एंटीना का इश्यू होता है बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एंटीना थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एंटीना थ्योरी, लेंथ ऑफ द एंटीना ए λ/2 होनी चाहिए या λ/4 होनी चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा मसला है कि सपोज करें कि मैंने ये जो ऑडियो सिग्नल दिया इसकी फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज है। अगर मैंने ये बोला 3 किलोहर्ट्ज से बोला, और यहाँ पे ये बाहर भी निकला 3 किलोहर्ट्ज, 3 किलोहर्ट्ज साउंड को इस एम्पलीफायर ने 3 किलोहर्ट्ज रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। देखें मसला क्या आता है,
साउंड वेव की स्पीड कितनी होती है? यहाँ पे इसकी स्पीड है, सपोज करें 340 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे इसकी स्पीड बन जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि ऑडियो सिग्नल किसमें कन्वर्ट हो गया? रेडियो में। और रेडियो सिग्नल जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो जब ट्रांसड्यूसर ने, जब एम्पलीफायर ने ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑडियो सिग्नल की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया, वो अब थोड़ी ऑडियो सिग्नल है। ठीक है, अब देखें फ्रीक्वेंसी वही रही है, ये 3, फ्रीक्वेंसी वही रही है। अगर स्पीड बढ़ गई है तो वेवलेंथ बढ़ गई होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/λ। अगर फ्रीक्वेंसी 3 है, बाद में भी 3 है, अगर बाद में स्पीड बढ़ गई है तो वेवलेंथ भी क्या होगी? बढ़ गई, तभी रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। अब देखें वेवलेंथ कितनी हो गई, कि सपोज करें एक 3 किलोहर्ट्ज की साउंड है, 3 किलोहर्ट्ज की बेटा एक साउंड है, उसकी वेवलेंथ देखें कितनी बन गई। इसकी v हो जाती है c3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसकी लेमडा हो जाएगी v/f 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 3 × 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁵ मीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। वेवलेंथ कितनी हो गई? 100 किलोमीटर हो गई। आपके बुक में इसको 4 लिखा हुआ है, उसको सही कर लीजिएगा। इलेक्ट्रो इंफॉर्मेशन कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके चौथे पेज के जो ऊपर वाली लाइंस में लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो अपने इस चैप्टर के 4th पेज के जो है पच्चीस किलोमीटर। इसका मतलब है कि अगर पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो दूसरा प्रॉब्लम आ गया। पहला प्रॉब्लम कौन सा था? आवाज डायरेक्ट एंटीना में नहीं जाएगी, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला। किससे निकाला? ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन किसने की? ट्रांसड्यूसर ने की। मसला हल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट। लेकिन कन्वर्शन के बाद एक और मसला आया कि स्पीड बहुत बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो इश्यू क्या? इश्यू ये कि फिर उसके लिए एंटीना भी बड़ी चाहिए, और ये एंटीना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब इसका मसला कैसे सॉल्व करें, ये कल